में स्त्रियां मजदूरी करती हैं और जो खतरनाक है और जिनमें काम करना उनके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस खर्च का वहन करें, क्योंकि वे स्त्री श्रमिकों को तभी काम पर रखते हैं जब उन्हें इससे ज्यादा फायदा होता है। इस विधेयक का मुख्य आधार अन्य सुविधाओं के साथ ही महिला श्रमिकों के लिए वेतन समेत छुट्टियों का प्रावधान था। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन सरकार से इस विधेयक को केवल बम्बई विधान परिषद क्षेत्र तक सीमित न रखकर देश भर में लागू किए जाने की अपील की, जबकि भारतीय सामाजिक परंपरा में दलितों और स्त्रियों के लिए अपने श्रम के एवज में किसी सहूलियत की उम्मीद करना लगभग अपराध माना जाता था। इसके बाद अंबेडकर ने बम्बई विधान परिषद में पीजे रोहम द्वारा नवंबर 1938 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के रूप में एक ऐतिहासिक विधेयक पारित करवाया। भारत के इतिहास में पहली बार इस विधेयक ने स्त्रियों को अधिकार दिया कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति उनका अपना फैसला होगा और अपनी देह और कुख पर उनका अधिकार। इधर कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर संविधान का एक अलग ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन इसमें शोषित वर्गों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इससे अंबेडकर को उनके प्रति संदेह पैदा हो गया। साल 1929 में अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन करने जैसा विवादास्पद फैसला लिया। साल 1930 में उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश को लेकर नासिक में आंदोलन शुरू किया। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को लेकर उनके संघर्ष की दिशा में ये एक और मील का पत्थर माना गया। चौबीस दिसंबर 1932 को अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने अलग धर्मों के साथ दलितों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल की मांग मंजूर कर ली थी। भारतीय नेताओं ने इसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का हिस्सा माना और गांधी जी ने इसकी पुरजोर मुखालफत की थी। वो चाहते थे कि ऐसा निर्वाचन मंडल हो जो दलित प्रतिनिधि का, दलित जो वोटर्स है वही चुनाव करे। उन्होंने कहा कलेक्टिव इलेक्टोरेट में जो लोग सही प्रतिनिधित्व नहीं करते वो लोग चुन के आएंगे और वो फिर समाज की जो दूसरे लोगों का जो प्रभाव में रहकर काम करेंगे और ये इनके कल्याण का काम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बाबा साहब करते थे। एक्चुअली इस पर गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे विकृति आएगी और एक विभाजन, समाज में एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा होगी। गांधी जी इस प्रस्ताव के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन बातचीत के बाद डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी एक सहमति पर पहुंचे और आखिरकार पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। इस पैक्ट के मुताबिक चुनाव क्षेत्रों के साथ ही सरकारी नौकरियों और विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षण की बात मान ली गई, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडलों की बात खारिज कर दी गई। इस पैक्ट ने देश के वंचितों और कमजोर तबकों को राजनीतिक क्षितिज पर एक पुख्ता जमीन मुहैया कराई। इस पैक्ट की वजह से शिक्षा और सरकारी सेवाओं में दलितों के लिए अवसरों के द्वार खुले और वोट देने का अधिकार भी मिला। महात्मा गांधी के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर गांवों की अपेक्षा शहरों में और ग्रामीण शिल्पों या कृषि की व्यवस्था की तुलना में पश्चिमी समाज की औद्योगिक विकास में भारत और दलितों का भविष्य देखते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो भारत की व्यवस्था में कॉलोनियल जो डिस्क्रिमिनेशन था, कॉलोनियल नीतियों का संचालन रहा, जिसमें अर्बन बाइसेस हो गई, अर्बन बेस्ड विकास का अधोसंरचना का निर्माण हुआ, वो उस व्यवस्था के विपरीत थे कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी वही महत्व दिया जाए जो शहरी क्षेत्रों को दिया जाता है। वहाँ विकास की अधोसंरचना ऐसा निर्माण किया जाए जिसमें भेदभाव न हो और इसीलिए लोगों की स्वतंत्रता होगी। जहाँ जाएँ तो वो गांव में रहना चाहते हैं तो गांव में रहें, शहर में रहना चाहते हैं विकास के अवसर भी उनको वहाँ उपलब्ध हों, कृषि का भी, कृषि में क्रांति हो, सिंचाई की सुविधा राज्य मुहैया करवाए, खाद बीज टेक्नोलॉजी दे और इसीलिए गांव में खुशहाली हो और उसके बाद उनका विकास हो। उनके जीवन में भी जैसे शहरी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं वैसे उनको भी लाभ मिले। डॉक्टर अंबेडकर मार्क्सवादी समाजवाद की तुलना में बौद्ध मानववाद के समर्थक थे, जिसके केंद्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना है। गांधी का दर्शन भारत के पारंपरिक ग्रामीण जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक लेकिन रूमानी था और उनका दृष्टिकोण दलितों के प्रति भावनात्मक था। उन्होंने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा था।
अंबेडकर ने इस नाम को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को गांव छोड़कर शहर जाकर बसने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वो कहते थे कि जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार होना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन। बाबा साहब उस समय कहते थे ये राज्य का दायित्व है कि अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। परंतु हम ये चीज बाबा साहब जो कह रहे थे उस समय वो हम नहीं माने। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर बंबई की विधानसभा में अम्बेडकर ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे ये कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। इससे हमारे लोगों में विशिष्ट स्थानीयता की भावना भर गई और उससे बड़ी नागरिक भावना के लिए थोड़ी भी जगह न रही। प्राचीन ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के अंतर्गत एकताबद्ध जनता के देश के बदले भारत ग्राम पंचायतों का ढीला ढाला समुदाय बन गया। वे सब एक ही राजा की प्रजा थे, इसके सिवा उनके बीच और कोई बंधन नहीं था। अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया और दलित वर्गों के कल्याण की जोरदार मांग उठाई। इसलिए उन्होंने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं को बताया कि वो दिन लद गए मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे कि आप बोला करते थे, आदेश दिया करते थे, हम भारतीय लोग सुना करते थे उसको। अब वो दिन ऐसे लद गए कि वो कभी वापस आने वाले नहीं है। इसलिए आज वो समय आ गया है कि हम संकेत देंगे, हम आदेश देंगे और उसी के अनुसार हमारे देश का प्रशासन भी होगा, हमारे देश की राजनीति भी होगी और हमारे देश की सारी व्यवस्था होगी। 1931 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट और प्रवक्ताओं ने हमेशा ये कहा है कि वो दलित वर्गों के ट्रस्टी हैं। मुझे विश्वास है कि ये बात सभ्य लोगों जैसी झूठी बात नहीं है जो आपसी संबंध को मधुर बनाने के लिए कही जाती है। मेरी राय में किसी भी सरकार का ये निश्चित कर्तव्य होगा कि जो धरोहर उनके पास है उसे वो गवा न दे। यदि ब्रिटिश सरकार हमें उन लोगों की दया के भरोसे छोड़ देती है जिन्होंने हमारे खुशहाली की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी। हमारी तबाही और बर्बादी की बुनियाद पर ही ये लोग धनीमानी और बड़े बने हैं। बाबा साहब का मानना ये था कि भारतीय समाज बेसिकली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इसका चरित्र इंक्लूसिव बहुत है। जातीय व्यवस्था में कुछ लोग तो बिल्कुल ही सामाजिक जो सामाजिक जो ताना बाना है उससे दूर हैं और उनके साथ जो छुआछूत और भेदभाव का वातावरण रहा तो उनके भीतर वो उनको विकास के अवसर नहीं मिले, उनको शिक्षा के अवसर से वंचित रहे सदियों से। तो वो लोगों को हमको एक राज्य को स्पेशल प्रयास करना होंगे। साल 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इसी दौरान हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा के खिलाफ उन्होंने अपना मशहूर बयान दिया था, मैं एक हिंदू के तौर पर पैदा हुआ क्योंकि इस पर मेरा कोई बस नहीं, लेकिन मैं एक हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं। अगस्त 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठित की और 1937 में हुए बंबई विधानसभा के चुनावों में इस पार्टी ने 15 सीटें जीती। खुद अंबेडकर भी बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। उस लेबर पार्टी के तहत केंद्रीय सरकार के लिए उन्होंने जितनी भी सीटें लड़ाई वो सारी की सारी सीटें जीत गए और विधानसभा के लिए जितनी सीटें उन्होंने लड़ाई थी वो भी सीटें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीती। तो लगभग 20 सीटों में से 17 सीटें उनको मिल गई थी और उनका दबदबा पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, मजदूरों में, किसानों में, श्रमिकों में इतना बस गया था कि समझते थे कि मजदूरों के लिए और औद्योगिक श्रमिकों के लिए यदि कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। श्रीपाद अमृत डांगे भी हैरान रह गए, जितने भी उस समय के मजदूर नेता थे वो हैरान रह गए और उन्होंने एक त्रिपार्टी संगठन ऐसा बनाया जिसमें श्रमिकों का प्रतिनिधित्व, कंपनी के नियोक्ता का प्रतिनिधित्व और सरकारी प्रतिनिधित्व मिलाकर किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी झगड़े को जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सुलझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का संगठन बनाया। साल 1941 से 1945 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी और इसी बीच उनकी मशहूर किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान आई।
थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने मुस्लिम लीग के रवैये की आलोचना की थी। उनकी एक किताब थी व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, और इस किताब में उन्होंने गांधी और कांग्रेस के दोहरे रवैये की आलोचना की थी। एक और किताब हु वर द शूद्राज में उन्होंने शूद्रों को दलितों से अलग बताया। बाबा साहब को वायसराय की काउंसिल में 20 जुलाई 1942 को बतौर श्रम सदस्य शामिल किया गया। वहां अपने 4 साल यानी 1942 से 1946 के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और कई पुराने कानूनों में बदलाव किए। 1942 में जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था उस समय, जो कमेटी बनाई जाती थी तो जो मेंबर्स बनाए जाते थे उनके वायसराय के, उनका मिनिस्टर जैसा स्टेटस होता था। तो ये श्रम मंत्री के मेंबर थे जो लेबर पे विभाग था, और भी उनके पास वाटर भी था, लेबर भी था, इलेक्ट्रिसिटी भी था, ये विभाग थे। तो आज के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद में वो मंत्रालय बन गए, पहले वो मेंबर हुआ करते थे, तो उनका भी स्टेटस मिनिस्टर जैसा होता था। तो उस समय उन्होंने जो लेबर्स के लिए जो एक्ट की ड्राफ्टिंग किया, वो तो बाद में 1948 में जब बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर बने पहली बार, तो वो एक्ट आया है। उसके पहले 1942 में जो लेबर पे जो सुधार आया, उस समय एक्ट नहीं था, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स बनाए गए, उसी को बाद में लेबर एक्ट में कन्वर्ट किया गया 1948 में। आज देश भर में जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इस नीति को डॉक्टर अंबेडकर ने ही मूर्त रूप दिया था। निश्चित तौर पर उनका योगदान श्रम कानून के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सराहनीय था। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस समय पूंजीपतियों द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, और वो अंबेडकर की कोशिशों से ही मुमकिन हो सका। भारतीय राज्य जो भूमि सुधार के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चालू किए गए, आरक्षण को लागू किया गया, और श्रम सुधार के कानून आए, किसानों के कल्याणकारी योजना के काम आए, और जो उन्होंने कहा था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उत्पादन के संसाधन हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए उनका, जैसे इरिगेशन की, जैसे जो सिंचाई की सुविधाओं का फैलाव हो, और जो दामोदर वैली घाटी का जो प्रोजेक्ट था उसमें बाबा साहब के विचार थे। उन्होंने कहा कि ऐसा एक विकास का ढांचा तैयार किया जाए जो गांव का किसान है, गांव का मजदूर है, गांव का आम जनमानस है, उसको भी विकास का लाभ मिल सके। ऐसे भी पानी का अधिकार दलितों के लिए हमेशा संघर्ष का कारण रहा है। खुद अंबेडकर भी इस दर्द के साथ ही जन्मे और इस समस्या का सामना किया। सन 47 में भारत आजाद हुआ। अंबेडकर को बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। साल 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का मसौदा पूरा कर लिया और इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity.